नमस्कार। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो राहु से रिलेटेड है। राहु का हर भाव में क्या एक ऐसा नेचुरल उपाय होना चाहिए जो एक तरह से कुंडली में उसको शांत कर दे। ठीक है, राहु के बारे में जब भी हम कुछ उपाय पढ़ते हैं ना, जैसे चंदन की लकड़ी पास में रखना, चंदन की खुशबू अपने पास रखना, ठीक है, या अच्छे साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करना, तो ये ना सारे नेचुरल उपाय हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक रहने के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ये ना यूनिवर्सल उपाय है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन राहु आपकी कुंडली में जिस भी भाव में है उसका भी कोई ना कोई नेचुरल उपाय बनेगा। और यहाँ पर ना लाल किताब हेल्प करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन उपायों को ना डिकोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज का हमारा यही सब्जेक्ट रहेगा कि राहु किस भाव में है और वहां का क्या एक नेचुरल उपाय व्यक्ति को करना चाहिए जिसकी उसकी कुंडली का राहु कहीं ना कहीं बैलेंस रहे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम वीडियो आज का। ठीक है, राहु का जो मूलतः स्वभाव है ना, वो नकलीपन है। ये भ्रम समझ लीजिए। ज्योतिष में राहु को रहस्य, माया, भ्रम और असंतुलन का ग्रह माना। ठीक है। अब राहु वह शक्ति है जो मनुष्य को रियल दुनिया से हटाकर, वास्तविकता से हटाकर एक आर्टिफिशियल दुनिया में ले जाती है, जैसा कि दौर चल ही रहा है। और ये एक ऐसी दुनिया जहां दिखावा चल रहा है, नकल चल रही है, जल्दबाजी और शॉर्टकट से सक्सेसफुल होने की एक तरह की समझ लीजिए होड़ चल रही है। ठीक है ना। और यहीं पर जब लोग राहु का उपाय करने घूमते हैं ना, तो वो उपाय भी दिखावे वाले कर लेते हैं। जबकि राहु का जो मेन उपाय है ना, वो प्राकृतिक, स्वाभाविक और असलियत को अपनाना होता है। और मूलतः ये नकलीपन की ओर ले जाता है। कई बार व्यक्ति को ही नहीं पता चलता कि वो उपाय करता करता ही नकलीपन की ओर चला गया। और जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से हटकर किसी और के जैसा बनने की कोशिश करता है ना, तब उसे मानसिक उलझन मिलती है। जब आप अपने आप को जानते हो, ठीक है, और तब आप एफर्ट करोगे तो अब आप बिल्कुल सही एफर्ट करोगे क्योंकि आपको पता है आपकी लिमिट्स क्या है। लेकिन किसी और को ध्यान में रख के कर रहे हो तो फिर उलझन आएगी, असंतोष आएगा, और वहीं पर अस्थिरता भी आएगी। और राहु एक तरह से व्यक्ति से कहता है कि जल्दी बनो, जल्दी दिखाओ, दूसरों की नकल करो और परिणाम की चिंता मत करो। ये एक तरह का राहु का जाल है। ठीक है। और जैसे ही व्यक्ति इस जाल को पहचान कर स्वयं से कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, जो आता है वही करूंगा, जो नहीं आता उसे सीखने का समय दूंगा, उसी क्षण राहु की पकड़ ढीली होने लगती है। तो नेचुरल बने रहना राहु के विरुद्ध सबसे बड़ा सत्य है, एक तरह का समझ लीजिए। तो राहु भ्रम है, जबकि जो प्राकृतिक जीवन है वो एक तरह की क्लैरिटी है। राहु नकल है, जबकि जो हमारा स्वाभाविक है, स्वभाव जो है इंसान का, वो मौलिकता है। राहु दिखावा है, जबकि जो नेचुरल रियलिटी है वो सच्चाई है। जैसे जब कोई व्यक्ति प्रकृति देख के खुश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु उसका शांत बैठा है। तो जब व्यक्ति बोलचाल में सरल हो जाता है, कपड़ों में, व्यवहार में सहज हो जाता है, अपनी लिमिट्स को जान जाता है, तब राहु की अतिशयोक्ति खुद ही चली जाती है। ठीक है ना। लेकिन राहु को बैलेंस करने के लिए जब आपको किसी मंत्र की, किसी स्टोन की जरूरत पड़ रही है, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले आपको ईमानदारी और सादगी को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो राहु के बिगड़ने का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि हर समय किसी इमेज को बनाए रखने का दबाव, जो समझ ना आए उस पर भी राय देना, हर काम में शॉर्टकट ढूंढना, और दूसरों से आगे दिखने की एक तरह की बेचैनी। ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझिए, अगर एक एक भाव के हिसाब से समझते हैं, तो राहु जब पहले भाव में होता है ना, तो एक उपाय दिया जाता है कि चांदी की चैन पहनो। ठीक है। अब बात ऐसी है कि राहु जिसके फर्स्ट हाउस में है, वो व्यक्ति अपने आप को ना आसानी से हल्का मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिर पे बैठ के आने वाली सिचुएशन हो गई। ना वो झुक सकता, ना अपने सामने किसी को टिकने दे सकता। तो चांदी की चैन सच में ही ये काम कर रही है, या कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अपने आप को सिंपल बनाए रखो, बहुत आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है।
जैसे काफी लोग करे रखते हैं अपने उल्टे सीधे से अटायर पहने रखते हैं कि भाई सामने वाला प्रभावित हो जाए। तो फर्स्ट हाउस में राहु के लिए क्या कहा जा रहा है कि अपने अटायर को बहुत सिंपल बना के चलो, इवन डाउन टू अर्थ बना के चलो। इसको कहा गया चांदी की चैन। लेकिन राहु का भ्रम कैसा है कि चांदी की चैन ही पहनी जाएगी, अटायर पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। अटायर हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनेगा ऐसा व्यक्ति। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि अपनी जो उसकी असलियत है, असली वैल्यू जो है, उससे बाहर जाकर वो कुछ ना कुछ दिखाएगा। जब हम दूसरे भाव को पढ़ते हैं ना, तो एक उपाय दिया गया लाल किताब में कि भाई चांदी की ना सॉलिड गोली अपने पॉकेट में रखा करो। पैसे वाली पॉकेट में स्पेशली लिखा गया, पैसे वाली पॉकेट। सेकंड राहु को ये समझने की जरूरत होती है कि पैसा वो है जो आपके पास आ चुका है। जो बाजार में घूम रहा है वो आपका पैसा नहीं है। आपने दो का चार, चार का आठ, आठ का 16 करना सीख लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 16 का 16 पैसा आपका आगे। जो आपके इस टाइम घर में है पैसा, वही असली पैसा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सिखाने का सूत्र दिया जा रहा है कि अपने पैसे को समझो और उसकी रियलिटी समझो, उसका रियल स्वभाव समझो। ठीक है ना। कई बार क्या, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लेजर बनाते हैं जिसे खाता बोलते हैं, और उसमें देख देख के खुश हो रहे हैं, मेरी इतनी उधारी यहाँ है यहाँ है, और बस मैं इतना बड़ा वेल्दी हूँ। वो पैसा थोड़ी ना, पैसा तो जब आपके पास आएगा जब माना जाएगा। इसलिए सेकंड राहु वालों के साथ कई बार स्कैम हो जाता है, पैसों का स्कैम। कि आपको हम 1 करोड़ रुपए दिला देंगे, आप हमारे को 2 लाख रुपए की रिश्वत दे दीजिए। 1 करोड़ रुपए आएगा जब आएगा, लेकिन पास से पता चला 2 लाख में निकल गए। ऐसे करते करते बड़ा गेम हो जाता है। तो ये समझने की जरूरत होती है। तीसरे भाव के राहु के लिए कहा गया हाथी दांत से बनी चीजें अपने घर में ना रखें। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, क्यों हाथी दांत की ज्वेलरी हर एक घर में नहीं मिल सकती। हाथी दांत मिलना तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब सिखाया जा रहा है ना, तो एक कहीं ना कहीं सूत्र दिया जा रहा है कि इसको डिकोड करो। हाथी का एक बड़ा फेमस सूत्र है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और है। और थर्ड हाउस का राहु कहीं ना कहीं दिखावे की तरफ जाएगा, चाहे वो दिखावा पीछे से उसको मिल रहा हो, क्योंकि थर्ड हाउस का संबंध पास्ट लाइफ से भी होता है। तो वो ना अपना दिखावा करना नहीं छोड़ेगा, और उसकी वजह से वो मारा जा सकता है। रियल दुनिया में कई बार वो आ ही नहीं पाएगा। थर्ड हाउस का संबंध इमेजिनेशन से भी होता है, तो रियलिस्टिक होना जरूरी है। पांचवें भाव का भी संबंध इमेजिनेशन से बन जाता है। एक उपाय ये दिया गया कि भाई तुम ना तंबाकू का दान करो। जो भी चीजें जुबान गंदी कर रही है, चाहे वो शब्द ही क्यों ना हो, उनको मत बोलो। कई बार गुस्से में आकर कोई आपकी झूठी इमेज को जब धक्का पहुंचाएगा, तो आप कुछ भी बक सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। उस चीज पर ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज है ना, दिखावा वो नहीं करना जो आप दूर दूर तक हो ही नहीं। हाथी का दांत, रियल दिखावा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड हाउस माना ही जाता है इस चीज का। ठीक है ना। जुबान गंदी बिल्कुल नहीं करनी। आज की डेट में ऐसे ऐसे समझिए, जैसे कम्युनिकेशन की बात, कोई व्यक्ति कहता है मेरा तो थर्ड राहु है, मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन बाद में पता चल रहा है जो व्हाट्सएप पे मैसेज ही उल्टे सीधे भेज देता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है। बाद में कहता है मेरे से गलती से चला गया। तो ये थर्ड राहु के साथ कई बार हो सकता है। ठीक है ना। अब चौथे राहु के बारे में जब बात करते हैं ना, तो कई सारे सूत्र निकल के आते हैं चौथे राहु के बारे में। एक तो कहा गया कि भाई तुम ना कोई भी काम को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि यहां पर इमोशंस हावी हो जाएंगे। चौथा भाव देखेंगे ना, कर्क राशि से रिलेटेड हो गया। दशम से बिल्कुल अपोजिट है, मूड के हिसाब से चलेगा। पानी बिल्कुल बहता जा रहा है, रुक नहीं रहा। ठीक है ना। तो अधूरा छोड़ने की जो आदत है ना, वो भारी पड़ सकती है। और एक चीज और होती है चौथे भाव में। चौथा भाव हमारी ना मातृभूमि, मदरलैंड है। और ये भी हो सकता है कि वो तो भगवान ने जैसी हमें जमीन पे पैदा किया हम वहीं जन्म लेंगे। वो जमीन हल्की भी हो सकती है,
गरीब भी हो सकती है, हर तरह की होती है, मातृभूमि मातृभूमि जैसी भी हो। इसको गाली देना बहुत बुरी बात होती है। अब कहा गया कि राहु चौथे घर में हो तो अपने टॉयलेट को ना बदले। हालांकि इसके लिए और भी रूल थे, लेकिन आप मेनली समझिए, ऐसे व्यक्ति को क्या लगेगा कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं ना, तो ये जगह मेरे लायक नहीं है, ये घर मेरे लायक नहीं है, या तो यहां से छोड़ के चलो या इसको रेनोवेट करो। ठीक है। तो बाद में एक सूत्र ये भी कहा गया कि ऐसा है व्यक्ति दिखावे के लिए अपनी टॉयलेट ना बदले, जरूरत है तो बदल सकता है। तो गलती कहाँ होगी, ऐसे लोग ना जाने अनजाने कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि को कोस रहे होंगे, जो कि इन्हें नहीं कोसना चाहिए, इनके लिए बहुत बुरी चीज होती है। फिर कहा गया कि भाई आप ना पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगाया करें। ठीक है। पवित्र नदी का मतलब है एक तीर्थ, जहाँ पे सभी लोग आपके बराबरी के हों, वहां पर डुबकी लगाएं, जिससे आप एक तो कंपैरिजन करना बंद कर दें। ठीक है ना, कि बड़ा है छोटा है सब एक ही जगह आके समान हो रहे हैं। दूसरी चीज, मातृभूमि से जुड़ के रहना है। आपको किसी कारण छोड़ना भी पड़ गया वो अलग बात है, लेकिन कोसने की जरूरत नहीं है। पांचवें भाव के राहु में एक बात कही गई कि ना, चांदी का सॉलिड हाथी अपने मंदिर में रखना है या घर में रखना है। अंदर से होलो नहीं होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। ठीक? पांचवें भाव का राहु बड़ी बड़ी बातें करेगा, जो कि बेसलेस हो सकती है। ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो सॉलिड होकर चल ही नहीं रहा, अगर उसके पास किसी तरह पैसा आया, लाख रुपया आया, वो बाहरी बाहर उसको यूज कर रहा है, सॉलिड होके नहीं चल रहा। तो कहीं ना सिंबॉलिक उपाय हैं जो बताए जा रहे हैं। ठीक। कहा गया कि धनिया बहा दो। अब धनिया पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हर जगह नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये सिंबॉलिक उपाय बताए गए कि भाई आप ना सॉलिड होके चलो। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए की बात करो, नहीं तो क्या होगा, लोग आपको ना झूठा या गप्पी समझने लगेंगे, फेंकने वाला। और धीरे धीरे जो पांचों भाव इज्जत का घर है, राजा का घर है ना, आपकी जो मार्केट वैल्यू है, गुडविल है, वो खराब होने लगेगी। आप वो कमिटमेंट भी कर जाओगे जो कि आपके पता था कि आपके बस की भी नहीं है। ठीक है ना, तो उस चीज के लिए बताया गया कि भाई इस चीज के लिए आपको काम करना चाहिए। ठीक। छठे भाव का राहु, छठे भाव का राहु वैसे भी अच्छा माना गया। और छठे भाव के राहु में एक बात कही गई कि भाई, एक तो यही वाली बात कही जाती है कि भाई सॉलिड गोली रखनी है, 2 6 10 में हमेशा कही जाती है कि आपको पता हो कि आपकी पॉकेट किस तरह से चल रही है। और सरस्वती माता की पूजा बताई गई। सरस्वती माता की मतलब आप ना हुनर इकट्ठे करो, लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहो, और कहीं ना कहीं शांत बैठो। और जहां ये चीजें मिलेंगी ना, एक उपाय और बताया गया। एक तो हुनर वाला हो गया, सॉलिड गोली वाला जो सेकंड हाउस में था वो भी हो गया। घर में और ऑफिस में काले शीशे लगाने हैं। जैसे फिल्म लग जाती है ना, फिल्म शीशे के ऊपर काले रंग के दिखते हैं, कई लोग क्या करते हैं, छठे राहु वाले काला चश्मा पहन के घूमते हैं कि ये उपाय हो रहा है। बात यह है कि आपके घर की बातें, चौथे से तीसरा, बाहर दुनिया में नहीं फैलनी चाहिए। तो काले शीशे का मतलब ये है कि घर में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया को ना पता चले। काले शीशे का ये मतलब था। क्योंकि छठे राहु वाला कई बार अपने लूप होल्स पहले ही दिया आएगा, ये उसकी एक तरह की ईमानदारी भी समझ सकते हैं या बेवकूफ़ी भी समझ सकते हैं, कि उसे यही नहीं पता होता मैं लूप होल्स कहाँ बता रहा हूँ, बाद में वही व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है, काले शीशे का एक तरह से ये मतलब हो जाता है। वहीं सेवंथ हाउस के राहु में क्या कहा गया, कि ऐसे व्यक्ति का सूर्य उच्च हो जाएगा। ठीक। देखो, राहु का बहुत ज्यादा संबंध कई बार थर्ड आई से भी देखा जाता है, सिर का कारक है ना, और केतु का मूलाधार से देखा जाता है। तो
ये कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जब भी किसी के अंडर झुक के काम करेगा, और झुकने के लिए राजा के अंडर ही झुकेगा, तो इसको फायदा होगा। इसलिए बोला गया सरकार पे चला जाओ, क्योंकि आज की डेट में, आधुनिक टाइम में राजा नहीं होते। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जब सातवें भाव में राहु आ रहा है ना, तो लगन में केतु चला गया, और केतु का सिर है ही नहीं। यानी ये समझिए कि इस सिचुएशन में व्यक्ति का खुद का जो थॉट प्रोसेस होगा, वो ना के बराबर होगा। यानी किसी और के हुक्म को वो पकड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब किसी के हुक्म को पकड़ना है तो फिर राजा के हुक्म को ही पकड़ लो, जिससे कम से कम फायदा तो मिले। इसलिए सप्तम राहु वाला राजनीति में अच्छा काम करता है। ठीक है ना, इस चीज को हमेशा याद रखने की जरूरत होती है। और दूसरी बात, ये बताया गया कि भाई आप ना घर में गंगा जल एक लुटिया में रखिए। ठीक है, लोटे में। अब लोटे की कभी शेप देखेंगे ना, कुंभ की जैसी होती है, कुंभ घड़े को ही बोलते हैं। और हर इच्छा, जो भी इच्छा है, कहीं ना कहीं आपके मन का कलेश पैदा करती है। जब भी 4 और 11 भाव में 6 और 8 का अंतर रहता है। चौथे से अष्टम, 8 भाव आगे देखेंगे तो 11 भाव आ रहा है। तो ये मन की अनर्गल इच्छाएं आपको कहीं ना कहीं खराब कर देंगी। ठीक। और यहां जब हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, तीसरा, सातवां और 11वां भाव, सातवां भाव का जो बेस है वो चौथा भाव है। ठीक। और सातवें भाव का राहु सबसे ज्यादा क्राइम व्यक्ति से कराता है। और ये भी कहा गया कि भाई तुम्हें वो लुटिया दिखती रहेगी ना। एक बात कही जाती है, वो लुटिया का ना पानी खत्म ना हो, बार बार लुटिया को भरते रहना, सूख ना जाए उसका पानी। कि जब तक आपको घड़ा दिखता रहेगा ना, एक तरह का कुंभ दिखता रहेगा, आपको पता रहेगा कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वही मेरे को आगे ढोके लेके जाने हैं। ये इसका एक लॉजिक बनता है कि आपको बार बार कर्मों का घड़ा आपका ना दिखता रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। तो लुटिया में बार बार पानी भरेगा, उसको शेप दिखेगी, जिसकी वजह से उसकी जो, अगर माइंड में क्रिमिनल टेंडेंसी या खुराफाती कुछ चीजें चल रही हैं, तो वो शांत हो जाए। लेकिन सप्तम भाव का जो बेस होता है वो हमेशा चौथा भाव होता है, कि पहले चीज आपके मन में फूटनी चाहिए। ठीक है। वहीं पे आपके कर्मों का आधार बन जाएगा, दुनियादारी का भाव होता है सप्तम भाव। और वही चीज इच्छाओं में कन्वर्ट होकर आपसे कर्म करा देगी। तो 4, 7 और 11 का एक लिंक होता है, तो इसको लुटिया बना देते हैं। ठीक है ना, कि आपको कर्म दिखते रहना चाहिए। वही अष्टम भाव में कहा गया कि आपको ना किचन में बैठ के खाना खाना है। खाना खाना है किचन में बैठ के। पहली बात तो कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग आपको दी जा रही है, ग्राउंडेड रखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ना, पैसा घर पे लाना बहुत जरूरी है। अष्टम भाव का राहु बहुत अच्छे लेवल पर पैसा देख सकता है, लेकिन कई बार उसको टिकाना उसको भारी पड़ रहा होता है। तो बात रही कि जितना जमीन पे बैठेगा ना, ग्राउंडेड रहेगा, कहीं ना कहीं झुकना भी आएगा उसे। कई जगह ये भी बताया गया कि अशोक के पेड़ के पास बैठ जाना चाहिए। लेकिन किचन का भी एक बड़ा फेमस उपाय है। जठर अग्नि बैलेंस रहना तुम्हारी, और तुम्हें ग्राउंडेड रहना, हम्बल रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अष्टम भाव में राहु आ रहा है, तो दूसरे भाव में केतु जा रहा है। केतु को हम कहते हैं एक तरह का अंधा ग्रह। राहु को तो सब कुछ दिखता है, और केतु अंधा है। अंधा पैसा भी 8वें भाव का राहु दे सकता है, विद द हेल्प ऑफ सेकंड केतु। लेकिन इसको संभालने के लिए आपको भारी होना पड़ेगा। और भारी होने का मतलब है जमीन से जुड़ना, क्योंकि जमीन कुछ भी झेल जाती है, संभाल जाती है। इसलिए बताया गया कि किचन में बैठ के, किचन क्या है कि वो शक्ति का आधार है। वहां वो शक्ति मिल रही है, वो खाना मिल रहा है जो आपके अंदर की शक्ति जनरेट कर रहे हैं। हालांकि आप कहीं भी बैठ जाइए, लेकिन ग्राउंडेड बने रहिए। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे कही जाती है। नवम भाव के राहु की जब बात करते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि आप ना सोना पहन लीजिए, या
हो सके ना लाइफ में कन्यादान कीजिए, कि ये सबसे बड़ा दान है। ठीक है ना। और कन्यादान का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी इवेंट में शामिल हुए और आपने अपना पैसा दिया और आ गए। नहीं, बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आप रिस्पॉन्सिबल बन जाइए बस। कुत्ता पालिए। कुत्ता पालने का, हालांकि बार बार लाल किताब बताती है यहाँ तीन भौतिक कुत्तों की, दुनियावी कुत्तों की बात हो रही है, जिनको हम नेचुरली कई बार बोलते हैं। बहन घर भाई कुत्ता, ससुराल घर जमाई कुत्ता, नानके घर धोता कुत्ता। ये कुत्ते पालिए, तीन दुनियावी कुत्तों की सेवा कीजिए। अब ये अपने आप में बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इनसे ईगो क्लैश होना बहुत नॉर्मल बात है। नवम भाव के राहु में ये चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि हम देखते हैं कि नॉर्मली हर इंसान की बड़ी रहती है, लेकिन नवम भाव में इतनी बढ़ जाएगी कि संबंध बहुत दूर होंगे। और मजे किसके आ रहे हैं? गली के कुत्तों के। तो नवम भाव के राहु को ऐसे ऐसे रिश्ते बनाने हैं जहां भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, और ये अपने आप ही सही चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये भी धर्म के अगेंस्ट जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। ठीक है ना। तो इस चीज की इन्हें ध्यान रखना चाहिए। फिर एक कहा गया कि भाई सर पर चोटी रख लो। अब सर पर चोटी रख कैसे सकते हैं? कोई फीमेल है तो उसके सर पर तो चोटी। अब कोई व्यक्ति गंजा और बाल कैसे उगाएगा चोटी लाए? हम्बल बनना है, ग्राउंड मतलब झुक जाना है, धर्म के आगे झुक जाना है। ठीक है ना। अपने आप को एज अ टीचर प्रिटेंड करना है। प्रिटेंड का मतलब झूठा टीचर नहीं है, हुनर सीखना है। और जब कोई पूछने आ रहा है आपसे, तो सिर पर चोटी रखने का क्या मतलब है? कि आप कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण वाली कैटेगरी में आ रहे हो, एक टीचर वाली कैटेगरी में आ जाओ। सोना पहनने का भी यही मतलब है। सोना पहनने का, गोल्ड पहनने का मतलब नहीं है कि आप उतने हम्बल बन चुके हो कि आपके अंदर डिविनिटी झलकनी चाहिए। आपका एक तरह का लोगों को कंसल्ट करने की ताकत आपके अंदर है। सिर्फ इन शक्तियों को ना बाहर लाया जा रहा है। प्लेसमेंट बता रही है कि हाँ, आपके अंदर वो कैपेसिटी तो है। तो नवम भाव के राहु के अंदर हुनर सीखना ही राहु को शांत कर देता है। ठीक है ना। नए नए जब ऐसे लोग हुनर सीखते हैं, क्योंकि ये लोग जब कुछ सीखने भी बैठेंगे ना, तो अजीबो गरीब चीज सीखेंगे। जैसे फॉरेन लैंग्वेज सीखने बैठ जाएंगे, टेक्निकल चीजें सीखने बैठ जाएंगे, जो धर्म को टक्कर देते। लेकिन धार्मिक रहते हुए भी एडवांस चीजों को सीखना, ये भी राहु की क्वालिटी है। और बाद में वो इसे धर्म के साथ ही जोड़ देता है, कनेक्ट कर लेता है, या एक तरह से मर्ज कर देता है। तो ये अच्छे राहु की निशानी है। तो जैसे ही रिस्पॉन्सिबल होगा व्यक्ति, कन्यादान का मतलब बहनों का, बुआओं का, रिस्पॉन्सिबल होगा। कुत्तों की मैंने आपको लॉजिक बता ही दिया। इसकी चीजें अपने आप ही बैलेंस होने लगती है। और अगर इसको लग रहा है कि मैं कुत्ते जिमाता घूमूंगा, बाकी सबको काम ऐसे करूंगा, या किसी इवेंट में पब्लिक समारोह में शामिल होकर कन्यादान कराऊंगा तो उससे मेरा ठीक हो जाएगी, बात नहीं होगी। ना ही कोई उपाय बनेगा। ठीक है। दशम भाव के राहु में क्या बात आई? कि सिर पर ना टोपी पहननी है आपको। सिर पर टोपी भी क्या, पगड़ी पहननी है, सफेद पगड़ी पहननी। ठीक है। लग गई टोपियों की भी सेल। फीमेल के लिए इम्पॉसिबल उपाय है। मेल भी हर कंडीशन में कर सकते हैं। अब एक समझिए ना, डॉक्टर है कोई व्यक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोई व्यक्ति, लॉयर है कोई व्यक्ति, वो ये चीज कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सिर पर सफेद पगड़ी पहन के बैठा, अगर आप इमेजिन भी कीजिए करेंगे, तो आपको पता चलेगा वाइज है, नॉलेजेबल है। और राहु जहां बैठता है, उस भाव की एक पद की बात होती है कि उस भाव का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उस व्यक्ति के पास है, क्योंकि उसने उस चीज में कई बार बर्बाद होकर देखा है। तो उस भाव का वैसे नॉलेजेबल है। अब चला गया ये कर्म भाव में, जो लगन के बाद सबसे भारी भाव बनता है, कर्म भाव। अब आपको बड़ा बनना है, मतलब और लोगों को गाइड करना है, गाइडेंस देनी है। आप इस तरह के लेवल पर आ चुके हैं। और सिर्फ प्रोफेशनल बेसिस पर गाइडेंस नहीं देनी, कार्मिक बेसिस पर भी गाइडेंस देनी। तो 10th हाउस का राहु उस ताकत को पकड़ता है। ठीक है ना। और कहा गया कि मंगल के उपाय कीजिए, क्योंकि दशम भाव में मंगल उच्च होता है, तो बड़े आसानी से एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर वाले दिमाग में आ जाती है बातें। बात ये नहीं है।
बात है दशम भाव आपसे ना एक्शन की डिमांड कर रहा है। राहु इमेजिनरी प्लैनेट है, और इमेजिनेशन जो व्यक्ति ज्यादा करता है ना, वो कई बार कर्म से दूर चला जाता है, अपनी सपनों की दुनिया में खोया रहता है। जब भी तो कहते हैं ना, माया। मंगल का उपाय का मतलब क्या है कि यहां पर बस तुम एक्ट करना शुरू कर दो। वाइज तो तुम हो, पता चल रहा है, लेकिन एक्शन तुम्हारे सपनों के अंदर होना चाहिए। चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। ठीक है। अनाज को कोठरी में दबाएं, जमीन में दबाएं, अंधेरी जमीन में दबाएं। अनाज को अंधेरी जमीन में दबाएं, कैसे दबाएंगे आप समझ के देखिए। आपके पास इतना मनी इस तरह का होना चाहिए, जैसे एक बात कही जाती है, नंगा बनिया 1.25 लाख का। समझ गए? कि कुछ अमाउंट इस तरह की होनी चाहिए जो एक तरह का, जब प्रॉब्लम आए, बड़ी क्राइसिस आए, तब भी आपके पास होनी चाहिए। और ये अंधेरी का मतलब है, इतनी अंधेरी होनी चाहिए कि आपके किसी खासम खास को भी नहीं पता होनी चाहिए। अंधेरी कोठरी की जब बात करी जाती है ना, कभी भी करी जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कुछ इमोशंस। अंधेरी कोठरी में चावल रखवाए जाते हैं, कुछ लिक्विड पैसा। यहाँ बात की जा रही है अनाज की, जिसमें हर तरह के अनाज आ गए, यानी कहीं ना कहीं पैसा भी, प्रॉपर्टी भी, कुछ डीप सीक्रेट भी, इतने अंधेरे में दफन कर दो कि किसी को ना पता चले। क्योंकि कर्म भाव है, और कर्म में सब कुछ किया जाता है, और राहु है तो नेचुरली होगा। तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है ना? वहीं जब बात आती है 11वें भाव की, तो एक उपाय बताया गया कि भाई राहु तो शूद्र होता है, भंगी होता है, तो भंगी को बीच बीच में छुट्टे पैसे देते रहे, उसको सरप्राइज करते रहे। तीसरा भाव कनेक्टिविटी का भी है, जैसे तीसरा भाव कनेक्टिविटी 11th हाउस पे कनेक्टिविटी का बन जाता है। ठीक है ना? तो कि आपके संपर्क में लोग आएंगे ऊंचे से ऊंचे भी, लेकिन छोटों को मत भूल जाना। 11वें भाव का राहु आपको वो संपर्क दिलवाएगा, पक्की बात है। और ये व्यक्ति उस टाइम पर छोटों को भूलेगा भी, ये भी पक्की बात है। और वहीं पर इसका डाउनफॉल भी होगा, ये भी पक्की बात है। तो बात यहाँ पे भंगी की नहीं है, राहु भंगी है या कौन है। बात यह है कि आप अपने से छोटे, अपने छोटे आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, और वो दोस्त भी हो सकते हैं जब आप मिलकर टिफिन एक दूसरे का खाया करते थे। लेकिन जैसे ही बड़े लोगों से आपका कांटेक्ट बना, आपने सबसे पहले उसे ही छोड़ा। और राहु उतना भी बुरा नहीं है कि उस चीज को भुला दे। ठीक है ना? तो जो प्रोफेशनल लाइफ है हमारी, उसकी वजह से हमें ग्राउंड को नहीं भूलना। अपने ऐसे लोगों को जोड़ के चलना है जो जरूरत पड़ने पर हमारी बुराई भी करना जानते हो, हमारे ही मुंह पर। अब उसको उलझा कर ये उपाय बता दिया गया। क्यों? क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से हर चीज बदल जाती है, शब्द भी बदल जाते हैं, उपाय भी बदल जाते हैं। तो इस वजह से कुछ उपाय इस तरह से बताए जाते हैं कि उसको परिस्थिति के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर खोल लेगा। आपने देखा जी, अब आपको बताया गया भंगी। भंगी हमारे देश में है, दूसरे देशों में नहीं है। ठीक है ना? वहां वो लेने लेने भी नहीं वाले, उनकी सैलरी बहुत ऊंची है। वो ऐसे नहीं लेंगे कि हाँ जी यहाँ पे 10 रुपये पकड़ा दिया आपसे, ले लियो, आप वो खुश हो गया। हर जगह नहीं चलता ये चीज। और शायद थोड़े साल बाद पता चले हमारे यहाँ भी नहीं चल रही। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उपाय खत्म हो गया, क्योंकि उपाय ये था ही नहीं। ठीक है ना? और एक चीज और बताया गया कि बिजली का सामान हर एक से ना ले। देखिए 11वां भाव इच्छा है। ठीक है ना? और इच्छा क्या है राहु की? कि जो नई नई चीजें आ रही है, बिजली ही बोला गया। अब बिजली कहाँ आई? जब क्या ज्योतिष लिखा जा रहा था जब बिजली थी? ठीक। अगर मैं लाल किताब की बात करूं, वो भी जब लिखी जा रही थी तब भी बिजली नहीं थी, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा ज्यादा आविष्कार हुआ होगा इंडिया जैसे एरिया में। बात यह है कि जो आपकी डिजायर्स है ना, कि कुछ भी ले लो, वो छोड़ दीजिए। ठीक है ना? अब आपकी डिजायर कहीं ना कहीं देने की होनी चाहिए, लेने की नहीं होनी चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज ना 11th राहु में
नुकसान दे जाएगी। नुकसान कैसे दे जाएगी कि जो कहीं ना कहीं जो हमारा लालच है ना, वो जैसे ही बढ़ेगा तो वो एक बहुत बढ़िया रिश्ते को भी खत्म करने की ताकत करेगा। क्यों? सामने से केतु बैठा है, डिटैचमेंट का कारक। तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हम छोटे प्रॉफिट के चक्कर में कहीं बड़ा प्रॉफिट ना छोड़ दें। बात की जा रही है कि बिजली के उपकरण गिफ्ट में नहीं लेने। समझ गए? हम सामान बेचते हैं तो अपना पैसा लेते हैं, सर्विस बेचते हैं तो अपनी फीस लेते हैं। यहाँ गिफ्ट की बात आ रही है, दान की। ठीक है ना? कि कहीं ना कहीं हम उस छोटी चीज की तरफ नहीं, की तरफ गलती से ना झुक जाएं, जिसकी वजह से जो बड़े प्रॉफिट होने थे वो हमें नुकसान दे। तो बहुत छोटी छोटी जो निकृष्ट इच्छाएं हैं उनको त्याग देना चाहिए यहाँ पर। अब 12वें भाव के राहु के बारे में बात आती है। एक तो उपाय ये बताया गया कि 12वें भाव के राहु में तकिए के अंदर सौंफ रख के सोना चाहिए, लाल पैकेट में। बात ये आ रही है कि कैसे भी कम से कम आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए। राहु बहुत तेज दिमाग चलाता है, और 12वां भाव कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का है। वो कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर ढंग से सो गए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अदरवाइज ये बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर नींद को वैल्यू दी जा रही है कि आपकी जो नींद है ना, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और आपके घर के अंतिम छोर पर कोठरी होनी चाहिए। फिर कोठरी वाला उपाय आएगा, चौथे में भी आएगा, 8वें में भी आएगा, 12वें में भी आएगा। कि अंतिम, जैसे 12वां भाव अंतिम हो गया, आखिरी हो गया, घर से 12वें भाव की जो बातें होती है ना, मियाँ बीवी की भी होती हैं, कम बेडरूम की प्राइवेट बातें भी होती हैं। वो बाहर जाने की जरूरत नहीं है और बताने की जरूरत नहीं, किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये चीज हो गया, उस चीज को कोठरी में रखना है आपको, अंधेरे में रखना है, हर एक को शेयर नहीं करना, बाद में वही चीज नुकसान का कारक बनेगी। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट भी है। आपकी भविष्य की योजनाएं जब आप बना रहे हो तो कहाँ पैसा लगाऊं, कहाँ पैसा खर्च दूं, आप क्या लेने की सोच रहे हो। गाड़ी भी हो सकता है, सोना चांदी भी हो सकता है, तो इसकी बहुत ज्यादा योजनाएं बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भी कहा गया अंतिम छोर पर कोठरी में, यानी 12वें भाव से रिलेटेड आपको बातें नहीं बतानी। दूसरी बात कि आपको नींद की क्वालिटी पर ध्यान देना है। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कहने को नेचुरल है, लेकिन इस तरह से ना कवर कर दिए गए। और हम क्या करते हैं, जाने अनजाने और कई बार तो जानबूझ के भी देना पड़ता है, क्योंकि जो जातक है वो उनको भी लगता है कि हाँ कुछ मिल गया, जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन असल में उस भाव का नेचुरल हो जाना इसका उपाय बन जाता है। धन्यवाद।